खुशामदीद। मैं तारिक हुसैन हिंदुस्तानी मुस्लिम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की कवर स्टोरी में हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए मामलात पे। एप्स्टीन फाइल जिसके अंदर दुनिया भर के बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां दिखाई जा रही हैं तथा उसके अंदर इन सभी का कैरेक्टर हमारे सामने आता जा रहा है। कि किस तरह से वे जेफरी एप्स्टीन जो कि बाल यौन शोषण से लेकर मानव तस्करी तक का अभियुक्त रह चुका है, पश्चिमी देशों के बड़े नेताओं तक ये आग पहुंच चुकी है तथा वहां के बड़े बड़े महाअनुभवी लोग इस फाइल में साफ साफ देखे जा सकते हैं तथा अब तक जो बात छुपी हुई थी वह बातें अब इस फाइल के मार्फत हमारे सामने आती जा रही हैं। अब इस फाइल की आग हमारे भारत में भी पहुंच चुकी है तथा इस बात को लेकर हमारा विपक्ष काफी मजबूती के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर रहा है। क्या बात है, किस चीज से डर रहे हैं? कि वो किसी किताब से कोट करेंगे, इससे डर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं? किस चीज से डर रहे हैं? कि हम उनको कटघरे पे खड़े कर देंगे क्योंकि उन्होंने ये ट्रेड डील की है जिसमें सारे किसानों की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। तथा वह भारत सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोगों से भी सवाल पूछता नजर आ रहा है। हालिया दिनों में पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एप्स्टीन फाइल को लेकर बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल मोदी सरकार से पूछे हैं। कल एक इंटरव्यू था, अंग्रेजी के एक चैनल पे था, कहते हैं मैंने कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगी। झूठ। मैं आपके सामने ये 46 पन्ने मैंने कम किए हैं, आपको मैं भेजूंगा, आपके नंबर्स पे मोबाइल्स पे आ जाएगा। जेफ कैन आई सी यू? जेफ आर यू इन टाउन? भाई आप तो कह रहे हैं आपने कभी अपॉइंटमेंट मांगी ही नहीं, वो बुलाते थे तब जाते थे आप, तो ये क्या हो रहा है? जेफ कैन आई सी यू? क्या आप पर मोदी का दबाव था कि जाइए एप्स्टीन से मिलिए? उन्होंने एक ईमेल का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया कि श्री नरेंद्र मोदी 2017 में जून के समय में आखिर एप्स्टीन से किस तरह की बात करते हैं तथा वह उनसे किस प्रकार का राय लेते हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि मोदी इजराइल जाने से पहले एप्स्टीन से सलाह लेते हैं तथा वे ट्रंप को खुश करने की नीति उससे पूछते हैं, जिस पर एप्स्टीन उन्हें इजराइल जाने की सलाह देते हैं। इस सलाह को मानते हुए श्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचते भी हैं तथा वे वहां नेतन्याहू से मिलते हैं और यह बात अब सामने आ रही है कि नेतन्याहू से मिलने के बाद वे वहां जाकर एप्स्टीन के कहे अनुसार नाचते और गाते हैं, जिसके बाद उनकी मुलाकात ट्रंप से है और ट्रंप इस पर भरपूर सहमति अपनी जताते हैं तथा वह बताते हैं कि मोदी एक अच्छे इंसान है और मोदी उनकी हर बात मानते हैं और वह मोदी से खुश है। That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? मोदी जी को इस एप्स्टीन फाइल में देखते हुए सारा का सारा बीजेपी सरकार का अमला जमला एक्टिव हो चुका है तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय रणधीर जायसवाल जी ने एक बयान भारत सरकार की तरफ से दिया है कि वह इस मामले को ज्यादा सीरियस ना ले, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति था जिसने मानव तस्कर तथा बाल यौन शोषण अपराध में सजा काट रखी है। ऐसे व्यक्ति के बयानों या ईमेल को आधार बनाकर पीएम के ऊपर सवाल उठाया नहीं जाए। We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. अब मेरा सवाल यह है कि अगर यह मामला एक अपराधी द्वारा जुड़ा हुआ है तो जब इसमें अब तक दुनिया के सबसे टॉप लीडर्स, जिसमें आज के डेट में मिस्टर ट्रंप को गिना जाता है, जब ट्रंप इस आग से बच नहीं पा रहे तो क्या यह सवाल उठाना कि नरेंद्र मोदी जी ने आखिर क्यों एप्स्टीन की सलाह पर चले और इजराइल जाकर आखिर उन्होंने वहां कौन सी ऐसे करतब दिखाए जिसके बाद ट्रंप उनसे खुश हो चुके हैं। भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी को यह भी बताना पड़ेगा आने वाले समय में कि जिस तरीके से इस फाइलों में उनका नाम आया जा रहा है वह कब तक इसका बचाव करते हैं
ये देखने योग्य बातें होंगी, पर सवाल तो बनते रहेंगे और सवाल जब तक उठाए जाएंगे जब तक इसके सही जवाब लोगों को ना दे दिए जाए, क्योंकि बात मानवों से जुड़ी हुई है। अब तक के इतिहास में एप्स्टीन फाइल में ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिससे लोगों के मन भयावह है और वे डर चुके हैं कि एक इंसान कैसे बाल यौन शोषण करता है और बाल यौन शोषण करने के बाद वह किस तरीके से मानव तस्करी करता है। और मानव तस्करी तो बहुत दूर की बात है, फिर वहां पर छोटे छोटे बच्चों को भोजन के रूप में उनके सामने रखा जाता है। ये कृत्य माफी के योग्य नहीं है। तो ये बात इतनी आसानी से नहीं छोड़नी चाहिए कि किसी देश के प्रधानमंत्री का नाम उस देश के लोगों के सामने आ रहा हो और उसका बचाव किया जाए। पहले तथ्य सामने रखने चाहिए। या तो हम ये अनुरोध करते हैं भारत सरकार के रणधीर जायसवाल जी से कि आप सामने तथ्य रखें कि श्री नरेंद्र मोदी जी कभी इजराइल गए ही नहीं। अगर वो गए तो उसकी जांच होनी चाहिए और उस जांच के बाद बहुत सी बातें सामने आई जा रही कि जेफरी एप्स्टीन के रिसोर्ट्स में या उसके बनाए स्थानों पर सिर्फ ये बाल शोषण अपराध नहीं होता था या मानव तस्करी नहीं होती थी। वहां पर विश्व के अंदर आगे किस तरह की चीजें या कैसे कानून बनाने हैं और किस तरीके से लोगों को अपने बातों में कैप्चर करना है, इसकी भी समीक्षा की जाती थी तथा नई नई योजनाओं पर वहां काम होते थे। बातें बहुत से निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही हैं। उन बातों को छुपाया नहीं जा सकता। हालांकि इस सरकार के ऊपर न जाने कितने मामले अभी तक बनाए जा चुके हैं, जिसमें आप सिलसिलेवार अगर तरीके से देखें तो इस देश के अंदर 2014 के बाद लगातार नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, जिसकी समीक्षा में उनके प्रवक्ताओं ने बताया कि भविष्य में ये सब के सब मास्टर स्ट्रोक होंगे और मोदी जी के ये मास्टर स्ट्रोक देश को बहुत ज्यादा ऊपर और ऊंचाई पर ले जाएगी। नतीजा भी अब धीरे धीरे हमारे सामने दिखता जा रहा है। नोटबंदी के बाद कहा गया कि अगर मोदी जी की कोई गलती निकल जाए या उनके विचारों से इस देश को कोई नुकसान पहुंचता है तो वह इसको अपने आप जिम्मेदार मानेंगे तथा इस देश की जनता जहां उन्हें बुलाएगी वो उस चौराहे पर उस सजा को भुगतने के लिए तैयार है। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ये नोटबंदी का मामला भी जेफरी एप्स्टीन के फाइल से जुड़ता जा रहा है, क्योंकि ये बात अब सामने आने लगी है कि नोटबंदी का फैसला भी नरेंद्र मोदी जी का नहीं था। ये फैसला भी जेफरी एप्स्टीन के हाउस में बैठकर ही लिया गया फैसला है और ये फैसला किनके इशारों पर लिया गया है ये समझने योग्य बात होगी। क्या भारत देश अब उस तरह का देश नहीं रहा कि वह अपने बलबूते सारे फैसले ले? अगर ये फैसले भारत सरकार के अलावा कोई दूसरी ताकत ले रही है तो ये मामला बहुत गंभीर होता चला जाएगा, क्योंकि हम हो सकता है गुलामी की तरफ धकेले जा रहे हो और हमें धर्म के आधारों पर उलझाया जा रहा है। क्योंकि 2014 के बाद लगातार ये हो रहा है कि मुस्लिम और हिंदू समाज के बीच में खाई बढ़ाते जा रही है, जिसका मीडिया भरपूर सहयोग भारत सरकार को दे रहा है। लेकिन आम जनता को अब सवाल करना पड़ेगा कि इस नोटबंदी से इस देश को आखिर क्या फायदा हुआ। इस नोटबंदी को कायम करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए पहले ही सवा हो चुके हैं और अब ये बातें भी सामने आई है। आप लोग देख सकते हैं कि 2000 का नोट अब धीरे धीरे मार्केट से गायब हो चुका है, जिसे भारत सरकार ने खुद लागू किया था। आखिर उस नोट को वापस लेना पड़ा, इसका क्या कारण है? और सवाल ये भी उठ रहा है कि कैशलेस भारत के अंदर अब तक कितने ब्लैक मनी आपने पकड़े हैं। मालूम ये पड़ता है कि इस देश के अलावा बाकी देशों में जो नोट पड़े हुए हैं और जो टेंडर खारिज कर दिए जा चुके थे, पुराने पैसों की बात मैं कर रहा हूं, जो पहले के 500 1000 के नोट थे, उन सबको कागज की रद्दी बता दिया गया था। तो उस रद्दी का हुआ क्या? और उसके बाद जो नए नोट छपे और पुराने नोट बैंकों में जमा हुए तो पता यह चलता है कि 99.7% मूल्य या मुद्रा हमारी वापस से रिकवर हो चुकी है और बाकी पैसा हमने ड्रॉप कर दिया और उसके बाद हमने नए नोट मार्केट के अंदर लाना चालू कर दिए। लेकिन उसके बाद भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और न जाने किन किन देशों में हमारा पैसा पड़ा रह गया
जिसकी कोई गिनती नहीं हुई। अगर वह पैसा नहीं आया तो आखिर ये नोटबंदी क्यों की गई, इसका सवाल पूछना जायज है। सवाल ये भी उठता है कि ये कोरोना वायरस एक बीमारी है या एक सोची समझी साजिश के तहत इस दुनिया के अंदर इसको फैलाया गया है, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन के तार इस मामले से भी जुड़ रहे हैं। इन मामलों को हल्का नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीजें मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करती जा रही हैं। भारत विदेश मंत्रालय रणधीर जायसवाल जी को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि मामला इतना गंभीर है कि देश के बड़े बड़े नेताओं पर यह आग आ रही है और आप इसे इतनी आसानी से सिर्फ ये कि वह एक अपराधिक आदमी था और उसके बयानों को किसी बड़े आदमी के साथ ना तोला जाए, तो ये तो सीधा सीधा बचाव है, ये जवाब नहीं है। जवाब आपको तथ्य और साक्ष्यों से देना पड़ेगा और सामने आकर इन चीजों को खुलकर बताना पड़ेगा कि इसमें हमारे देश के किसी भी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है। लेकिन मुझे जिस तरीके से ये फाइल सामने आती जा रही है, इससे पूर्ण विश्वास होता जा रहा है कि दुनिया के कुछ बड़े लोग मिलकर पूरी की पूरी मानव सभ्यता को निगलने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरी की पूरी मानव सभ्यता को मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि जमाना एआई का आ चुका है। जेनेटिक तौर पे भी उसे लग रहा है कि अब हमें आम आदमियों की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे पास एआई तकनीक है और रोबोटिक सिस्टम हमारे पास मौजूद है। अब हम जो भी काम करना चाहे वह अपने एआई टेक्निक से और इस रोबोटिक मशीनरी से कर सकते हैं। तो भला अब इस मानव का हमें क्या काम? और वे कुछ ही लोगों को बेहतर रूप में देखते हैं तथा वे चाहते हैं कि अब बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग और उनके जेनेटिक्स से ही हम नए मानवों का आविष्कार करेंगे, यानी कि पुराना सिस्टम पूरी तरह से उधेड़ दिया जाएगा। इस एप्स्टीन फाइल ने ऐसी बातें अभी छुपा रखी हैं और उन बातों का सामने आना अभी बाकी है। तो आने वाले समय में और क्या बातें हमारे सामने आती है, इसको लेकर मैं फिर आप लोगों के सामने आऊंगा और इससे जुड़े हुए तार कहां कहां पहुंचते हैं, उन सब का जवाब आपके साथ तलाशने की पूरी कोशिश करूंगा तथा सरकार और सरकार में मौजूद लोगों से हम सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि सवाल पूछना ही हमारा काम है। मैं तारिक हुसैन, हिंदुस्तानी मुस्लिम से आप लोगों से पुनः एक बार अनुरोध करता हूं कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपकी बात को उठाने के लिए मुझे आप लोगों का हौसला चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। एक बार पुनः मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।